नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। आज हम एक नई कविता पे बातचीत करेंगे। वो कविता जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 5 में लगी हुई कविता है और उस कविता के जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कविता का शीर्षक है बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। ये कविता 1950 में लिखी गई और ये अर्चना नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इससे पहले ये देशदूत नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। कविता बहुत ही छोटी कविता है, मात्र 10 पंक्तियों की ये कविता है और कविता को कई विद्वानों ने अलग अलग मतों के आधार पर व्याख्या करते हुए अलग अलग नजरियों से देखा और समझा है। कुछ विद्वान इस कविता को प्रेम प्रसंग पे, कुछ विद्वान इस कविता को इहलोक और परलौकिक आधार की तरफ संकेत करते हुए व्याख्या करते हैं। तो आज हम इस कविता के दोनों रूपों पे बातचीत करते हुए, व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। कविता में बातचीत करने से पहले दो तीन चीजों को मैं बता दूं कि कविता की सारी पंक्तियों में 16-16 मात्राओं की प्रयोग दिखाई देते हैं और कविता पूर्णतः भूतकाल में लिखी गई है। भूतकाल में इसलिए भी लिखी गई कविता और इसलिए भी बनती गई कविता भूतकाल में क्योंकि कविता जो है वो स्मृति पे आधारित है। जैसा कि मैं शीर्षक बताया हूं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, तो कवि जो है वो आज एक ऐसे घाट पे पहुंच चुका है, एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुका है जहां बीते दिनों में वो अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेमिका के साथ कुछ पल बिताया था और वो पल जो आज उसकी स्मृतियों में आके उस पुरानी स्मृतियों में याद आते हुए ताजा हो चुकी हैं और कवि उन कुछ मीठी यादों में डूबकर वहां रुक के याद करना चाहता है पर ऐसा कर नहीं पाता है और इसलिए वो कविता रचता है। तो जब हम स्मृति आधारित कविता रचेंगे तो वो कविता तो भूतकाल में ही बननी है और ये कविता भी पूर्णतः भूतकाल में ही बनी है। कविता का शीर्षक बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। जब हम शीर्षक पे बातचीत करते हैं, जैसा कि हम हर कविता के शीर्षक से ही बात को शुरू करते हैं, तो आज भी हम शीर्षक पे पहले बातचीत करेंगे कि बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। जब हम इस कवि शीर्षक को देखते हैं तो देख रहे हैं कि नाव शब्द, ठाव और बंधु, तीन शब्दों का जिक्र है। नाव का अर्थ अगर हम निकालें तो एक जीवन से ले सकते हैं और जो ठाव है, ठाव का मतलब स्थान, स्थान का अर्थ एक व्यापक स्तर पे यानी कि संसार के रूप में, संसार के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। और जो बंधु है वो स्वयं कवि का मन है, अर्थात कवि अपने मन से कह रहा है, अपने मन से बातें कर रहा है और कह रहा है कि ये जो जीवन है इसको इस संसार के इस घाट पे यानी कि इस सांसारिक मोह माया और बंधनों यानी कि मिथ्या और जगत के बीच फंसने और फंसाने के क्रम से बाहर निकालते हुए दूसरी जगह जाना चाहता है। कविता जो है, इस प्रसंग को जानने के बाद हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि कविता निजी आत्मीयता बोध की कविता है, जिसमें हम आगे पढ़ते हुए लोक संस्कृति का प्रभाव भी देखेंगे। कविता कुछ यूं है कि उस घाट से गुजरते हुए कवि जब वहां रुक के कुछ पल गुजारना चाहता था या फिर कुछ पुरानी यादों को ताजा करना चाहता था, पर वो रुकता नहीं है और कहता क्या है कि बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। कह रहा है कि जो हम अपनी प्रेमिका या प्रियतमा के साथ जो पल गुजार रहे हैं, जो अनुभूति कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको इस जगत के लोग नहीं समझेंगे क्योंकि वो मेरी अनुभूति है। मैं किस भाव से वहां रुका हूं, किस भाव से मेरी स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में आई हैं और किस भाव से ये कविता
रची जा रही या फिर किस भाव से वो चीजें गुजरी थी, वो चीज बस कवि समझ सकता है, या फिर जिसके मन में वो उद्गार आए हैं वो समझ सकता है। तब वो कहता है कि बांधो न नाव इस ठाव बंदो, पूछेगा सारा गांव बंधु, कि अगर हम इस घाट पे या फिर कि इस ठाव, इस स्थान यानी कि इस सांसारिक जगत में अगर रहे तो पूरा ये समाज मुझसे प्रश्न पूछते पूछते परेशान कर जाएगा। कह रहा है कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। कह रहा है कि यह घाट वही जिस पर हंसकर, प्रेमिका के माध्यम से बात कर रहा है कि ये वही घाट है जहां वो प्रियतमा हंसते हुए आती थी, और वह कभी नहाती थी धंसकर। धंसकर का मतलब क्या है कि पूरे तरह से सराबोर होके। और नहाने का अर्थ जो है वो केवल स्नान या स्त्री स्नान से नहीं लिया जा सकता है। यहाँ स्नान जो है वो जीव और ब्रह्म के अर्थ में भी लेना चाहिए, क्योंकि जो माया और मिथ्या में फंसे हुए लोग होते हैं उन्हें क्षणिक आवेश के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कह रहा है कि वो कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, अर्थात उसके नहाते धंसकर नहाने यानी कि पूरी तरह से मन से और सराबोर होके नहाने में जो देखता था उसकी आंखें बस एकटक लगी ही रह जाती थी। हम देखते हैं कि बहुतों बार बात के माध्यम से ना हम आंखों के माध्यम से बातचीत और संवाद करते हुए देख पाते हैं, या फिर हम घाटों पे जाते हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति भी मिलता है पर हम आंखों के इशारों से भी बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कपते थे दोनों पांव बंधु। यहां कपते थे दोनों पांव बंधु का मतलब केवल स्त्री के प्रति आकर्षण और वासना और काम भाव से नहीं है। यहां कह रहे हैं कि वो जो मिथ्या और माया की बात है, उस जगत में रहने वाले जो क्षणिक आवेश पाते हैं उनके जो वो आधार है वो हमेशा डगमगाए हुए रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में ही रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, मतलब जो वो नायिका है, वह का मतलब नायिका से है, और उस नायिका की जो हंसी है वो बहुत कुछ कहती थी। मतलब उस हंसी में बहुत सारे भाव और बहुत सारी अनुभूतियां समावेशित रूप में समाई हुई थी, और वो फिर भी अपने में ही रहती थी। या अपने में भी जो शब्द का प्रयोग है वो बहुत कुछ संकेत कर। अपने में भी का मतलब क्या है कि वो जो जो बहुत कुछ समाये हुई, बहुत कुछ भावों से युक्त हंसी लिए हुए नायिका है, वो अपने में ही मस्त, यानी कि अपने व्यक्तिगत दायरे के सीमे में, अपने व्यक्तिगत दायरा के सीमा में और रहती है। उस दायरे में, उस सीमा में स्वाभिमान और आत्मसम्मान का भाव भी शामिल है। कह रहे हैं कि सब कुछ सुनती थी सहती थी। सबका सुन लेना और सबका सह लेना बहुत किंचित व्यक्तियों में पाया जाता है, कि सबको सुनना और सबका सह लेना ये बहुत ही कम व्यक्तियों में पाया जाता है, कि किसी बात का जवाब न देना। कह रहा है कि सबको सुनना और सबको सह जाना, चाहे कोई कुछ भी बोल के चला जाए, अर्थात देती थी सबको दाव बंधु। दाव का अर्थ वैसे तो शाब्दिक अर्थ एक
मौका से है, लेकिन यहां दाव जो है वो दाव स्त्री के परिप्रेक्ष्य में न देख के ऐसे देखना चाहिए कि वो देती थी सबको दाव, अर्थात अपने किरदार में सबको भुगत रही है, उर्रीढ़ हो रही है, और वो कुछ भी इस जगत में अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाह रही। कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती और सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। कि वो जो हंसी है वो बहुत कुछ समाये हुए है, फिर भी अपने में है, अपने में यानी कि अपनी व्यक्तिगत दायरा की सीमा में है, उस सीमा में आत्मसम्मान है, स्वाभिमान का भाव भी है, और वो सबका सुन भी रही है, सबकी बातों को, सबकी एक्टिविटी क्रियाकलापों को सह भी रही है, और सबकी बातों को सुनना और सबकी बातों को सहने का मतलब ही अगली पंक्ति में है कि देती थी सबको दाव बंधु। दाव का मतलब कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में सबको भुगत रही है, अर्थात अपने जीवन में उरीढ़ हो रही है, और वो जो इस चराचर जगत में किसी भी चीज को अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाह रही है। और बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, अर्थात इस घाट पे, इस जगत में, इस संसार में इस नाव यानी कि मेरी जीवन की नैया को यहां मत बांधो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगत और संसार के, समाज के लोग प्रश्न पूछते पूछते परेशान करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ लोक संस्कृति की बात कर रही, लोक संस्कृति के प्रभाव का वर्णन कर रहे निराला जी। कविता में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भाव का वर्णन किया गया है, और ये गीत जो है वो नवगीत, जो विधा बाद में और विकास करती हुई नजर दिखती है साहित्य के इतिहास में। यहाँ निराला रूपकों और बिंबों का भी अच्छा प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं इस कविता में। और यहां जो देती थी दाव, वहां एक लाइन का अर्थ और लेना चाहिए कि यहां दृष्टि के फंसने में दृश्य का फसान भी शामिल है। और यहां हम देख रहे हैं पूरी कविता को पढ़ने के बाद निराला वस्तु चित्र के माध्यम से भाव चित्र का एक सुंदर वर्णन करते हुए पाए जा रहे हैं। निराला की एक खास बात यह भी रही है कि निराला की बहुतेरे कविताएं स्मृतियों के आधार पर लिखी गई कविताएं। उसमें एक उनकी बड़ी कविता सरोज स्मृति बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मार्मिक कविता के तौर पे जानी जाती है। और इसी स्मृति उसी अपनी प्रेमिका के साथ बिताए कुछ पल के यादों में इस कविता को लिखते हैं। ये 10 लाइन की कविता है जिसमें इहलोक से परलोक हो जाने की संकेत दे रहे हैं, और इस कविता को अनेक अर्थों में विद्वानगण व्याख्यायित करते हैं, पर हमें एक व्याख्या के ढर्रे पे ही रहना चाहिए, बहुत इतर नहीं जाके सोचना चाहिए। कविता की जो मूल सार है वो यही निकलता है कि कवि उस घाट से गुजर रहा है जिस घाट पे वो कुछ पहले अपनी प्रेमिका के साथ कुछ पल बिताए हुए, और उस घाट पे रुक के उस मीठी यादों में डूबकर रहना चाह रहा है पर रह नहीं पा रहा है, और कविता लिख रहा है। और कविता लिखते लिखते लोक संस्कृति का प्रभाव और कवि की मन की निजी आत्मीयता देखी जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कविता है बांधो न नाव इष्ठाओ बंधो, कविता समझ में आई होगी। और ये कविता जो है यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई है,
बहुत से यूनिवर्सिटियों के परास्नातक और स्नातक के पाठ्यक्रमों में भी चल रही है। तो कविता की व्याख्या को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियो ये जो कविताओं पे या इतिहास के विभिन्न तथ्यों और विषयों पे आती रहेंगी, उससे आप रूबरू हो सकते हैं। और कविता और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। मिलते हैं एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।